University, Islamabad. With nearly 9 years of public and private sector organizations experience, she has worked extensively in healthcare technology management, project planning, and biomedical equipment procurement. Currently, she is serving as a biomedical engineering as a biomedical hospital, Gilgit. So, ladies and gentlemen, please join us in welcoming a very warm welcome to our Mahek. Over to you, madam. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. First of all, I would like to sincerely thank Pakistan Engineering Council for giving me this opportunity to speak on this important topic in front of this auspicious audience. I am Engineer Nabila Mahek and I'm a professional biomedical engineer. Currently, I am working in Health Department, Government of Gilgit-Baltistan. So, today I will be presenting on public procurement rules and challenges. ये टॉपिक तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पब्लिक सेक्टर में ऑलमोस्ट तमाम प्रोजेक्ट्स इसी प्रोक्योरमेंट सिस्टम के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं और अगर प्रोक्योरमेंट सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग हो तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं, अगर वीक हो तो डिलेज एंड फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस जो है वो प्रोक्योरमेंट से ही लिंक होती है। सो गोइंग फर्दर टू द कंटेंट, जो वेबिनार आज हमने डिज़ाइन किया है वो हमने 8 सेक्शंस में डिवाइड किया है, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट मेथड्स, टेंडरिंग प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स, फिर जो चैलेंजेस हैं एंड सॉल्यूशन एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये हम लोग साथ साथ आप लोगों से भी डिस्कस करते रहेंगे। आप अपना फीडबैक दें, आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते रहें। आप जितने भी अपने क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स जो बॉक्स बना हुआ है। और वैसे तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें। हम इंटरवली पूछ लेंगे या फिर एंड ऑफ द सेशन हम उन सारों को डिस्कस कर लेंगे। मैं चैट बॉक्स में ही आप लोगों को आंसर भी करती जाऊंगी साथ साथ। ओके, सो बिफोर गोइंग फर्दर, क्योंकि मेरे पास अच्छे खासे पार्टिसिपेंट्स जो हो रही है और क्योंकि सबका ऑलमोस्ट जो है प्रोजेक्ट्स में काम रहता है और प्रोक्योरमेंट्स का भी सबको पता है, तो आप मुझे ज़रा ये बताएं कि प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग में मेन डिफरेंस क्या है। क्योंकि हम लोगों ने ये वर्ड्स अक्सर इंटरचेंजेबली सुना होता है कि प्रोक्योरमेंट हो रही है, परचेजिंग हो रही है। तो आप लोग अपना चैट बॉक्स यूज़ करें और मैं आप लोगों के आंसर्स पढ़ रही हूँ। मुझे ज़रा जस्ट फॉर अ वार्म अप आप मुझे बताएं कि प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग में क्या डिफरेंस है। ओके, हमारे पास आ गया है जी। शेख उबैदुर रहमान साहब कह रहे हैं प्रोक्योरमेंट जो है प्लेन परचेज और परचेज जो है वो रैंडम होते हैं। ओके, टू सम एक्सटेंट परचेज इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। ओके, purchase is part of procurement. Procurement is larger umbrella, whereas purchase is part of procurement. Acha, procurement has different stages, and purchase is the last stage of procurement. सही है, लेकिन procurement has different stages and purchase is the last stage। ये अबू बकर शिनवारी, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें आप ज़रा। Purchase is without any regulation and rules. Sohail Awam, yes. Procurement, general terms including purchase. ओके, अगर सिंपल सब आप तकरीबन और किसी हद तक सारों के आंसर्स सही 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 आ रहे हैं। प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजीज एंड टू एंड प्रोसेस है। ओके, अगर हम सिंपल ये कहें कि प्रोक्योरमेंट के लिए हमें अगर हम बोली का वर्ड यूज़ करें, बोली लगाते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए कि भी आप क्या रेट देंगे, आप क्या रेट देंगे, और उसके एक सर्टेन टर्म्स कंडीशंस होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। और परचेजिंग क्या है, आप डायरेक्ट जाएं कोई भी चीज़ खरीद लें, ये होगी सिंपल परचेज। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि परचेज जो है वो प्रोक्योरमेंट का हिस्सा है और एक छोटा सा लाइक एंड स्टेप है, ये आप कह सकते हैं। तो वी कैन से लाइक
Procurement is a complete process that starts from identifying the need and ends at final payment and contract completion. Purchasing is only one step in this process, which focuses on buying goods. Exactly. अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रोक्योरमेंट एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, जबकि परचेजिंग सिर्फ एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी हॉस्पिटल में हम एमआरआई मशीन हमने लेनी है, तो प्रोक्योरमेंट में हम करें तो क्या है, प्रोक्योरमेंट में हमें प्लानिंग करनी है, हमने कैसे परचेज़ करना है, स्पेसिफिकेशंस उसके डिफ़ाइन करने हैं, एक टेंडरिंग प्रोसेस में हमें जाना है, एवोल्यूशन सब इंक्लूड होगा इसमें. ठीक है. और अगर परचेज़ उसी को हमने करना है, तो परचेजिंग में क्या होगा, सिर्फ उस मशीन को हमने जाके डायरेक्टली बाय करना है और उसके कोई एज सच हमें कोई स्ट्रेटजीज़ या कोई प्लान्स वगैरह नहीं करने. तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है. और आप लोगों के जितने भी आंसर्स आ रहे हैं तकरीबन पढ़ लिए, और सही, तकरीबन सही सही आंसर्स हैं सबके. चलें आगे चलते हैं. अब प्रोक्योरमेंट की बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट प्रोक्योरमेंट्स हम देख रहे होते हैं, है ना. तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट में अब क्या डिफरेंस है. प्राइमरी पर्पस जो है पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट का क्या है, इट फोकसेस ऑन सोशल बेनिफिट्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कम्युनिटी. इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में है फोकसेस ऑन बीइंग प्रॉफिट सेंट्रिक एंड मैक्सिमाइजिंग फाइनेंशियल रिटर्न्स. वो ये अपना प्रॉफिट ज़्यादा देख रहे होते हैं कि हमें किस चीज़ में प्रॉफिट है. इसी तरह पब्लिक सेक्टर जो है वो स्ट्रिक्टली गवर्न बाय पब्लिक प्रोक्योरमेंट लॉज एंड रूल्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, वेयर एज प्राइवेट सेक्टर प्रोक्योरमेंट लार्जली अनरेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक प्रोक्योरमेंट लॉज. वो कोई पर्टिकुलर्स उनके लिए प्रोक्योरमेंट लॉज नहीं है जिनको उन्हें फॉलो करना होता है. इसी तरह अगर फंड मैनेजमेंट की बात करें तो पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट डिज़ाइन टू इंश्योर पब्लिक फंड्स आर स्पेंड इन अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर, वेयर एज प्राइवेट सेक्टर प्रोक्योरमेंट organizations are free to pursue their own internal strategies and interest. इसी तरह इनके कुछ अलग से जो हैं स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं. सिंपल अगर हम कहें कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट यूजेस गवर्नमेंट फंड्स, सो इट मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स लाइक पेपरा. ओके. एंड प्राइवेट प्रोक्योरमेंट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसीज. पब्लिक सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा होता है, यू कैन से लाइक गवर्नमेंट मनी. फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट स्कूल फर्नीचर परचेज कर रही है, एक सिंपल सी हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसे ओपन बिडिंग करनी होगी. लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल वही परचेज करा होता है, क्या होता है, डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं वो, उनको कोई एज सच एक प्रॉपर ओपन बिडिंग या कोई प्रोसीजरल इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ता है. तो ये एक सिंपल एग्जांपल के साथ आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं. ओके, देन हम आगे बात करते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट की. तो इट्स एन एक्विजिशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज, वर्क्स financed wholly or partially out of the public fund unless excluded otherwise by the government. अगर आप इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो इस तरह से है. इट मीन्स के एक्वायरिंग गुड्स, सर्विसेज और वर्क्स जो भी है यूजिंग पब्लिक फंड, ये हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट में डिफाइन करते हैं. इसका मतलब कि गवर्नमेंट जो भी खरीदारी करती है वो एक रूल्स के अंडर ही होती है, खरीदारी का वर्ड यूज़ करें. ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि पैसा मिस यूज़ ना हो और बेस्ट वैल्यू मिले हर एक रुपी स्पेंड पे. ठीक है. हम आगे देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स पब्लिक प्रोक्योरमेंट की. तो वो सब आप सबको भी अच्छे से पता है. इट्स टू अचीव वैल्यू फॉर मनी, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, प्रमोट कंपटीशन, मेंटेन अकाउंटेबिलिटी. अब अगर हम देखें मतलब ट्रांसपेरेंसी इंश्योर द प्रोसेस इज ओपन एंड फेयर. ठीक है. कंपटीशन अलाउ करता है मल्टीपल सप्लायर्स को कि वो पार्टिसिपेट करें और इम्प्रूव द एक ब्रांड ना लें. हम जब ओपन कंपटीशन करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स आएंगे, बहुत सारे सप्लायर्स आएंगे. ठीक है. अकाउंटेबिलिटी इंश्योर्स दैट फंड्स आर प्रॉपरली यूज. अगर ये ऑब्जेक्टिव्स फॉलो ना किए जाएं तो क्या होगा, करप्शन और इनएफिशिएंसी इंक्रीज होती जाएगी. अगर एग्जांपल अगर हम लें, लेट्स से अगर सिर्फ लोवेस्ट प्राइस सेलेक्ट किया जाए विदाउट क्वालिटी चेक, तो क्या होगा, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे. तो फिर इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी. जो मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिक प्रोक्योरमेंट का, वैल्यू फॉर मनी, वो अचीव नहीं होगी. अब
ग्लोबल सिग्निफिकेंस हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट, तो इट अकाउंट्स फॉर 15 to 20% ऑफ जीडीपी ग्लोबली, major drivers of economic activity and it influence development outcomes. इसके अलावा और कौन से ग्लोबल से दोनों तरह से आप मुझे बताएं कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमें पेपरा फॉलो करके या फिर पब्लिक प्रोक्योरमेंट करने से क्या कैसे हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। जुहैर हसन, आपका जो क्वेश्चन है ये आप एंड में पूछें, आपको शायद तब तक समझ आ जाएगी क्योंकि हम फर्दर जो स्लाइड्स डिस्कस करेंगे उसमें आपको आंसर मिल भी जाएगा। ये क्वेश्चन इज़ नॉट क्लियर, ओके आई कैन रिपीट माई क्वेश्चन। मैं ये कह रही हूँ कि व्हाट इज़ द ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप मुझे बताएं कि कैसे डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट्स मिल रही हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट में और कैसे इनडायरेक्टली मिल रही हैं। Yes, hiring of engineers, technical staff is direct while labor is indirect. Exactly. Consultancy role is indirect, okay. Bidding wing or departments of companies ये directly employment आप दे रहे हैं। Yes. पैसे की movement होती है। Okay. असद चट। Good answer. Mostly indirect employment by engaging various sectors associated with procurement asset. Yes, flow of money. Good. Directly, good suppliers, work and consultancy hiring. ओपन कॉम्पिटेटिव बिडिंग एंड डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में क्या डिफरेंस है ये हम अभी आगे जाके देखते हैं अली गौहर। बायर टू बायर एंड बायर टू कस्टमर। ओके, आप कह रहे हैं ऑथराइजेशंस लेना है या डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके, ऑल प्रोक्योरमेंट रिक्वायर hiring of professionals, ठीक है। Whole supply chain is example of indirect employment. Good. More job opportunities. Job opportunities किस तरह से? Is it direct or indirect employment? Job opportunities, किनको job opportunities? Either to the government, like employers to start up this procurement process, or the vendors you are saying? Whereas a procuring agency employees are example of direct hiring, role of procurement in Pakistan. रोल ऑफ प्रोक्योरमेंट इन पाकिस्तान, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ, ये मोहम्मद काशिफ खान, अभी ये हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोक्योरमेंट इन पाकिस्तान। ओके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ओके, चलें हम आगे चलते हैं। तकरीबन आप सब सही कह रहे हैं। सो एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस जो है वो एम्प्लॉयमेंट का भी है यूजिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जिसमें आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से एम्प्लॉयमेंट्स दी जा रही हैं। अब हम ज़रा एक सेशन ओवरव्यू देख लें कि हम लोगों ने लीगल फ्रेमवर्क्स डिस्कस करने हैं, देन हम प्रोक्योरमेंट साइकिल डिस्कस करेंगे, पेपरा रूल्स डिस्कस करेंगे, चैलेंजेस डिस्कस करेंगे और उनके कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो हम मेन जो हमारा सेशन का है, जो प्रोक्योरमेंट्स हम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पेपरा जो है वो कैसे हम इसको लेके चलेंगे। पेपरा इज़ द मेन अथॉरिटी दैट रेगुलेट्स पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन पाकिस्तान। इट वॉज एस्टेब्लिश टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। ये रूल्स बनाते हैं और इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उन रूल्स को फॉलो करें। आप इसे एक रेगुलेटरी बॉडी समझ सकते हैं जो एक सिस्टम को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक कैबिनेट डिवीजन है जहाँ से सेटअप सारा इंश्योर होता है, और फिर ये 15 मई 2002 को अंडर पेपरा ऑर्डिनेंस 2001 इस्टेब्लिश हुआ था। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं जो कि अथॉरिटी समझे जाते हैं, जो कि जो भी ऑपरेशंस डे बाय डे हैं और एग्जीक्यूट करते हैं अथॉरिटीज़ के जो भी मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके जुरिस्डिक्शन जो है वो फेडरल प्रोक्योरमेंट, it covers federal procurement, establish rules ensuring compliance across various government entities. पेपरा बोर्ड इनका है headed by finance secretary, provides strategic directions and policy guidance.
Federal PEPRA, the central body for regulating and monitoring public procurement processes. The structure ensures a robust system for governing procurement activities, fostering accountability and fair practice. It means कि आप एक फेडरल पेपरा जो हमारे पास सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि एक पूरे मतलब पाकिस्तान में गवर्न कर रहा था, एक तरीकाकार बताया गया था जिसके तहत हम लोग प्रोक्योरमेंट्स, पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स को देख रहे थे। इसी को आगे जब फर्दर एक्सपेंड हुआ तो प्रोविजनल पेपरास भी बने, जो कि हर प्रोविंस ने अपना एक अलग पेपरा बनाया अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, कुछ चेंजेस किए। जो मेन थीम ऑब्जेक्टिव था जो फेडरल पेपरा का या पेपरा का, वो तो सेम रहा, लेकिन कुछ चेंजिंग्स जो है हर प्रोविंस के अपनी आई। ठीक है, अब जैसे कि पंजाब में हमारे पास पंजाब पेपर आ गया है जो कि 2008 में इस्टेब्लिश हुआ। इसी तरह सिंध में पेपरा है, सिंध पेपरा जिसको कहते हैं, जो कि 2010 में फॉर्म्ड हुआ। और बलूचिस्तान पेपरा इसी तरह 2012 में लॉन्च हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का कैबी पेपरा, कैपरा भी कहते हैं, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ, स्टार्ट हुआ। जीबी में जीबी पेपरा जो है वो 2022 में स्टार्ट हुआ। उससे पहले वो फेडरल पेपरा को ही फॉलो करते थे। आज़ाद कश्मीर का मुझे नहीं पता कि आज़ाद कश्मीर में क्या है, लेकिन वो फेडरल पेपरा को ही अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, अब प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो पेपरा ऑर्डिनेंस जो है वो 2002 में बना। फिर उसके बाद पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स जो हैं वो 2004 में इस्टेब्लिश हुए। 12 पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेशंस आर नोटिफाइड सो फॉर बेस्ड ऑन यूनिस्ट्रल मॉडल प्रोक्योरमेंट लॉ। ये एक मॉडल है, इट मींस यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, उसके बेस पे ये हमारा फ्रेमवर्क सारा डेवलप हुआ हुआ है। इट कंप्लाइंस विद द वर्ल्ड बैंक एंड एडीपी प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस। अच्छा, मैं जो है पहले ये सारे रूल्स और फ्रेमवर्क्स और इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा जो टाइम हम रखेंगे वो डिस्कशन पे रखेंगे। आप लोगों से मैं आप लोगों के केस स्टडीज़ सुनूंगी, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस, और जो चैलेंजेस आप लोगों को प्रोक्योरमेंट रूल्स में इनको फॉलो करने में, इनको अडॉप्ट करने में आ रहे हैं, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को भी पता है। चलें, इनको एक हम ओवरव्यू दे देते हैं कि अगर कोई चीज़ हम लोग आपस में नॉलेज शेयर जैसे करते हैं। ठीक है, अब प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क जो है, मेन पिलर्स ऑफ रेगुलेशन, इसमें क्या होता है? फाउंडेशनल ऑर्डिनेंस जो ये अभी आप जैसे हमने पहले इनको डिस्कस किया, तो पेपरा ऑर्डिनेंस 2002 में इस्टेब्लिश हुआ। लीगल बेसिस एंड अथॉरिटी फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट। देन ऑपरेशनल रूल्स, डिटेल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स जो है वो 2004 में बने फॉर गाइड द प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। देन स्पेसिफिक रेगुलेशंस, अ टोटल ऑफ 12 procurement public procurement regulations have been notified so far, covering various intricate aspects. देन इंटरनेशनल मॉडल जो फॉलो किया गया वो था इंस्ट्रल का, और जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को या मॉडर्न प्रोक्योरमेंट लॉ को इंश्योर करता है। देन डोनर कंप्लायंस अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनकी गाइडलाइंस को हम लोगों ने इंश्योर किया, एंडोर्स किया है। तो ये एक द कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स a structured approach to public spending, fostering accountability and fair competition। अब हम इसके रेगुलेशंस के ऊपर हम बात करें तो जो 14 हम कह रहे हैं, 12 सॉरी हम कह रहे हैं रेगुलेशंस, तो उनमें क्या चेंजेस आए और कैसे मतलब ये टाइम बाय टाइम जो है चेंज होते गए। तो सीरीज ऑफ रेगुलेशंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ओवर टाइम टू एनहांस द पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क, इंश्योरिंग continuous improving in transparency, efficiency and fairness across all government operations। 2008 में जब पेपरा रेगुलेशंस थे, उनमें हमने बीडी वर्क्स और रिकॉर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया। 2009 में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स जो थे उनको ₹50 मिलियन का जो थ्रेशोल्ड था, इसकी वजह से थोड़ी सी अमेंडमेंट्स इसमें करनी पड़ी। 2010 में कंसल्टेंसी सर्विसेज रेगुलेशंस पास हुए। 2011 में हमारे पास रूल नंबर 5 में थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हुई, जिसमें फिर पेपर रेगुलेशन ने थोड़ी सी चेंजिंग्स की। 2015 में हमारे पास एलिजिबल बिडर्स टैक्स कंप्लाइंस को इंट्रोड्यूस किया गया। 2015 में एक एडवर्टीजमेंट स्पेसिमेंट्स भी दिए गए। फिर 2019 में हमने रूल 5 में फिर थोड़ी सी अमेंडमेंट की। 2021 में हम लोगों ने जो पिटिशंस थे उनको रिव्यू किया, रूल 19(3) प्रोसीजर्स जो थे उनको थोड़ा रिव्यू किया।
2021 में ये जो रूल्स मैं बता रही हूँ, जनरल फेडरल पेपरा के बता रही हूँ, क्योंकि हर जो हमारे पास प्रोविंस हैं उनके अपने हैं डिफरेंट, वो रूल नंबर्स थोड़े से चेंज हैं और स्लाइटली डिफरेंसेस उसमें हैं, कुछ ऐड ऑन होगा। अदरवाइज जो मेन फ्रेम है वो फेडरल का ही चल रहा है। तो मैं इस वक्त क्योंकि हर एक अलग अलग नहीं डिफाइन कर सकती, तो मेन चीज़ जो है मैंने फेडरल को ही रखा है, ताकि उसी से ही हम आगे चलें। अगर आप में से किसी को ज़रा भी कोई मतलब उनके फेडरल पेपर जो भी प्रोविंस से आप हैं उनके पेपर्स में अगर डिफरेंसेस हैं तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह 2021 में हमने रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस को इंट्रोड्यूस किया, फिर 2023 में ही पाक जो प्रोक्योरमेंट रेगुलेशंस हैं वो इंट्रोड्यूस हुए। तो इसी तरह से अभी तक 12 प्रोक्योरमेंट रेगुलेशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब लीगल फ्रेमवर्क जो पाकिस्तान में है वो क्या है, पेपरा है। ठीक है, जो पेपरा ऑर्डिनेंस सबसे पहले बना वो 2002 में, देन पेपरा रूल्स बने 2004 में, और उसके बाद प्रोविजनल पेपरा लॉज जो हैं वो अलग अलग, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया, हर एक प्रोविंस का अपना अपना बनता गया। अच्छा, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन आंसर चैट में आ रहे हैं। सुहेल अवान, आज़ाद कश्मीर ऑल्सो है सेपरेट पेपर, यस वो होंगे, एग्जैक्टली यू आर राइट। करें ये, अगर हम लोग एंड में आंसर करें या ब्रेक करते हैं तो उसमें मैं आपको आंसर करती हूँ, क्योंकि सेशन के बीच में ये आंसर्स ये बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाएगा या थोड़ा आगे जाएगा। मे भी आप लोग अगर थोड़ा सा रुक जाएं तो आगे जाके आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी। सो अब रोल ऑफ पेपरा क्या है, जो जब व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ पेपरा, आप में से एक ने क्वेश्चन भी किया था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट और पेपरा इन पाकिस्तान। सो दिस इज़ द रोल, द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पेपरा serve as the primary guardian of ethical and efficient public procurements, ensuring a level playing field and optimal use of public funds। मतलब आप ये एक तरह से समझ लें कि आप मतलब अगर किसी भी प्रोक्योरमेंट को चलाना है, ठीक है, या कोई भी उसको फॉलो करना है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को चलाना है, तो उसमें आप किस तरह से आपको पेपरा जो है, एक जो लीगल फ्रेमवर्क हमारा है, वो हेल्प करेगा। तो पेपरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस रेगुलेट करता है और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, ये आप सबको पता है। ऑल्सो प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर फेयर कंपटीशन, इसने हर एक एक प्रोसेस के जो रूल्स बने हैं उसमें आपको एक गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आपने कैसे से कंपटीशन करवाना है और फेयर कंपटीशन कराना है। ये इंश्योर करता है कि हर बार हर एक बिडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले टू वर्क। और अब एक चीज़ इसमें यह है, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। अब इंश्योर ट्रांसपेरेंसी कैसे करेंगे, मैंडेट्स ओपन बिडिंग होगी, पब्लिक डिस्क्लोजर्स होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स, ट्रस्ट उससे रहेगा। अब लेकिन एक चीज़ जो अब हमारे पास ई पैड का निज़ाम चला है, जो कि टोटली ही हमारे जो मैनुअल सिस्टम है उससे डिजिटल सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रहा था, या फिर हमारा मैनुअल वर्क जो था, जो हम मैनुअली अभी तक कर रहे थे, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था? आप चैट बॉक्स यूज़ करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अभी हम जो है ना कुछ चैलेंजेस जो है अपने डिजिटल सिस्टम में भी फेस कर रहे हैं, तो जिस जो कि हमारी ट्रांसपेरेंसी को वहाँ पे भी हम ट्रांसपेरेंसी जो है कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे भी हो रही है। डिजिटल सिस्टम इज़ बेस्ट टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, नो डाउट, ओके। और जो हमारा मैनुअल सिस्टम था उसमें आपको लगता है कि नहीं था? E-pads is more transparent. Digital system is better. Okay, paperwork leads a lot of corruption. Hmm. Okay. Manual system appreciate pooling. Digital system has reduced the chance of human involvement and manipulation. Digital is best for e-tendering compared to paperwork. Exactly. Many flaws which needs improvement. So बस ठीक है, आप लोगों के तकरीबन का यही है कि जो हमारा डिजिटल सिस्टम है ये इतनी ज़्यादा इंश्योर कर रहा है ट्रांसपेरेंसी को, नो डाउट। और ई पैड इज़ बेस्ट बिकॉज टेम्परिंग करप्शन, अच्छा सही हो गया। चलें, आप लोगों
मैक्सिमम बस यही चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंश्योर हो रही है डिजिटल से ज़्यादा इंश्योर हो रही है अदर देन जो हमारा मैनुअल सिस्टम था उससे। अब इश्यूज़ जो हैं अगर इसमें हम ये चीज़ देखें रोल ऑफ पेपरा में इश्यूज़ rules and guidelines develops and disseminates detailed policies instructions for fair competitive and efficient procurement practices. Now through these functions pepra strengthen the integrity and effectiveness of public procurement operations contributing to good governance. अब पेपरा पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुआ है 2002 में अंडर पेपरा ऑर्डिनेंस। तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू रेगुलेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स through developing uniform, modern, transparent, and cost-effective public procurement system. Okay, and responsible who was responsible to create this matlab pepra ordinance was responsible to create a standard coherent and transparent set of rules regulations and procedures that all together they all help in transparency to achieve the main objectives of public procurement through pepra rules. अब हम बात करते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है पेपरा रूल्स पे। अब पेपरा रूल्स तो हमारे पास 51 हैं, कहीं 53 बने हुए हैं, कहीं 56 बने हुए हैं। सो अब उन सबको अगर हम लोग हेडिंग्स में डिवाइड करें और बताएं कि किस रूल में क्या डिस्कस हो रहा है, तो पेपरा ऑर्डिनेंस एंड जनरल प्रोविजन जो है, अभी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फेडरल पेपरा को, मैं फेडरल पेपरा को लेके फ़िलहाल चल रही हूँ। हर प्रोविंस का अपना अपना कुछ ना कुछ रूल अमेंड हुआ होगा या रूल नंबर चेंज होंगे, बट जो मेन क्रक्स हैं, जो मेन थीम ऑब्जेक्टिव है वो सेम रहेगा। अब पेपरा ऑर्डिनेंस एंड जनरल प्रोविजन जो है वो हमारे रूल 1 to 7 हमें वो बता रहे होते हैं, जिसको हम आगे फॉलो करते हैं प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, जो कि हमारे पास रूल 8 to 11 है। देन प्रोक्योरमेंट एडवर्टीजमेंट आपने कैसे करनी है, वो टर्म्स कंडीशंस जो हैं, रूल्स जो हैं जिनके अंदर रहते हुए हमने करना है, वो हमें डिफाइन करेंगे रूल नंबर 12 to 14। देन हमारे पास प्री क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ बिडर्स आती हैं, वो हमारे पास रूल 15 to 19 में डिफाइन है। देन हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट है कि कौन से प्रोक्योरमेंट में हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, जो कि हमारे पास रूल 20 to 27 में डिफाइन है। फिर ओपनिंग, एवोल्यूशन एंड रिजेक्शन ऑफ बिड्स हमारे पास 28 to 37 रूल है, उसमें डिफाइन है। देन एक्सेप्टेंस ऑफ बिड्स, अवार्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे पास रूल 38 to 45 डिफाइन करेगा। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास रूल 46 to 47 डिफाइन करेगा। देन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ये हमारे पास रूल 48 to 51 कवर करते हैं। अब अच्छा, मैं अब सारे रूल्स भी नहीं इधर एक एक करके डिफ़ाइन कर सकती थी, लेकिन जो मेन रूल्स हैं वो मैंने यहाँ पे सारे जो है ना इनकॉर्पोरेट किए हैं स्लाइड्स, उनमें हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करते जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पेपरा रूल 2004 को लेके चलें, रूल नंबर 2 से, जिसमें हमारे पास बिड है, व्हाट इज़ द बिड, टेंडर और एन ऑफर इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन। देन बिडर डिफाइन किया गया है वो एनी पर्सन, फर्म, कंसल्टेंट हु सबमिट्स अ बिड। करप्ट एंड फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस को डिफाइन किया गया है, जिसमें ब्राइबरी, ऑफरिंग, इन्फ्लुएंसिंग या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ये शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्टर को डिफाइन किया गया है, person, firm, consultant who undertakes to supply goods, services or works. Competitive bidding को define किया गया है, it's a procedure leading to the award of a contract, bidding from all इंटरेस्टेड बिडर्स। ठीक है, ये हो गया है कॉम्पिटेटिव बिडिंग। देन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट्स एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फिर हमारे पास आता है इमरजेंसी, नेचुरल कैलेमिटीज, डिजास्टर्स, एक्सीडेंट्स, वॉर्स दैट लीड्स टू एबनॉर्मल सिचुएशंस, डिमांड्स, इमीडिएट एक्शंस जो हमने लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट रुक जाएं। एक चीज़ होती है इमरजेंसी और एक चीज़ होती है अर्जेंसी। तो आप में से मुझे ज़रा चैट बॉक्स यूज़ करें और ज़रा ये बताएं कि इमरजेंसी क्या है और अर्जेंसी क्या है, क्या डिफरेंस है इमरजेंसी और अर्जेंसी में। आप लोग अपने ये रजिस्ट्रेशन नंबर्स और ये क्यों आप क्वेश्चन आंसर बॉक्स में लिख रहे हैं? यू आर ऑलरेडी हेयर, आप रजिस्टर होके यहाँ पर हैं। इमरजेंसी इज़ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस, यस, बट आपने मुझे इमरजेंसी और अर्जेंसी की जो डेफिनेशन है वो अंडर पेपरा बतानी है कि प्रोक्योरमेंट में क्या है। ठीक है, इमरजेंसी इज़ बियॉन्ड अवर कंट्रोल,
आवाज़ नहीं आ रही है? नो साउंड। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन या फिर किसी एक का इशू आ रहा है? ओके। अर्जेंसी इज बेसिकली emergent need. ओके। emergency is due to some nature calamity. ओके। ओके। ठीक है, फिर मेरे ख्याल में आपका इशू है, आप देख लें जो एक आप बता रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। Urgency is declared by procuring entity and emergency is declared by government. ओके। अर्जेंसी इज डिक्लेयर बाय प्रोक्योरिंग, अच्छा कोई भी चीज़ की अर्जेंसी है तो वो प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है वो डिफाइन करेगी, और इमरजेंसी जो है वो एज अ होल डिक्लेयर होता है गवर्नमेंट की तरफ से। अबू बकर चिनवारी, ये बड़ा अच्छा आपने बताया। इमरजेंसी कैन बी कंस्ट्रक्ट एज फोर्स मेजर। ओके, ग्लोबली आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी होती है। ओके, इमरजेंसी इज अ क्रिटिकल सिचुएशन। Emergency is always a negative situation. Urgency may not be negative. It could be to increase the pace of work. Urgency. It could be to increase the pace of work में वो तो वैसे भी हमारा एक टाइम लाइन, एक फ्रेम जो है वो डिफाइन होता है किसी भी प्रोजेक्ट के गोल्स को अचीव करने में, तो फिर उसको स्पीड अप करने के लिए क्या हम अर्जेंसी अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा होगा? मोहम्मद यासिर शफीक। Emergency is imposed and urgency is internal. ओके। अच्छा, आप एक बात मुझे बताएं। Emergency is an unexpected critical event requiring immediate action to prevent severe harms, while an urgency is a pressing under predictable need for rapid delivery that is frequently caused by poor planning. आयशा मजहर, आपको थोड़ा सा नीड फॉर रैपिड डिलीवरी दैट इज फ्रिक्वेंटली कॉज्ड बाय पुअर प्लानिंग अर्जेंसी इसलिए होती है। अगर हम ये कहें, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास किसी हायर अप ने आना है, ठीक है, कोई इवेंट हो रहा है, किसी हायर अथॉरिटी ने आना है या कोई वीआईपीज ने आना है और हमें कोई सडन अरेंजमेंट्स करनी है, तो क्या वो इमरजेंसी होगी या अर्जेंसी होगी? दैट सिचुएशन वुड कम अंडर द इमरजेंसी हेड और अर्जेंसी हेड। दैट इज अर्जेंसी, एग्जैक्टली। अब अर्जेंसी, उसमें अर्जेंसी के अलग रूल्स डिफाइंड हैं, ठीक है, तो वो, लेकिन अगर हम इस चीज़ को ये भी देखें कि मतलब हमारे पास कोई वीवीआईपीज जो हैं वो किस मकसद से आ रहे हैं, वो तो मतलब एक हंगामी सूरत हाल में की बिना पे कोई आ रहा है, तो वो क्या है? अर्जेंसी है। लेकिन अगर कि इमरजेंसी है तो वो आपकी बात सही है कि वो एक जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होता है, एक जैसे हमारे पास कोविड आउटब्रेक आई थी तो इमरजेंसी थी, ठीक है, वो वाले सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि सारे ऑडियंस को अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और कुछ को जो है ना चीज़ें थोड़ी सी डिफाइन करनी पड़ेंगी, बाकी सारे बड़ा अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। गुड, चलें हम आगे चलते हैं। अब लोएस्ट एवेल्यूएटेड बिड जो है, लोएस्ट एवेल्यूएटेड बिड क्या है? कंफर्मिंग एवेल्यूएशन क्राइटेरिया एंड लोएस्ट एवेल्यूएटेड कॉस्ट। अब हमारे पास लोएस्ट एवेल्यूएशन के बजाय एक आ गया है मोस्ट एडवेंटिशियस बिड का कॉन्सेप्ट, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब हम सिर्फ जो है लोएस्ट एवेल्यूएटेड बिड के ऊपर नहीं जाते, अब हम बल्कि मोस्ट एडवेंटिशियस बिड के ऊपर जाते हैं। ऑर्डिनेंस कौन से हैं? पेपरा ऑर्डिनेंस हैं, 2002 में डिफाइन हुए हुए हैं। अच्छा, रिपीट ऑर्डर्स क्या हैं? प्रोक्योरमेंट ऑफ सेम कमोडिटी फ्रॉम द सेम सोर्स विदाउट कंपटीशन इज कॉल्ड रिपीट ऑर्डर्स। और रिपीट ऑर्डर्स के भी कुछ सर्टन लिमिटेशंस हैं, उनके भी सर्टन कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि आगे इन्हीं रूल्स ने डिफाइन किए हुए हैं। सप्लायर क्या है? पर्सन फर्म। अच्छा, अब यहाँ पर चीज़ आई है, सप्लायर है, कॉन्ट्रैक्टर है, बिडर है, ये तीनों चीज़ें इंटरचेंजेबल हैं, ये एक ही चीज़ को डिफाइन कर रही हैं, ठीक है। अब सप्लायर जो है वो फर्म भी हो सकता है, कोई पर्सन, कंसल्टेंट होता है टू सप्लाई गुड सर्विसेज और वर्क्स। वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू ऑफ मनी कैसे पेपरा ने डिफाइन किया है? इट्स द बेस्ट रिटर्न फॉर ईच रुपी स्पेंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, टाइमलीनेस, रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस या अपग्रेडेशनबिलिटी ईटीसी जो भी है, लेकिन जो मेन है पर्पस क्या है? बेस्ट रिटर्न ऑफ ईच रुपी स्पेंड। तो बेस्ट रिटर्न कैसे होगा आपका? कि आप जब कोई चीज़ क्वालिटी लें,
मतलब कोई क्वालिटी प्रोडक्ट आप लोग जब परचेज करें, ये नहीं देखना कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट लिया है और वो लो कॉस्ट, बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस पे लिया है। हो भी सकता है कि लोवेस्ट प्राइस पे आपने कोई क्वालिटी चीज़ ली हो, लेकिन ये चीज़ भी हमेशा याद रखें, क्वालिटी कम विद कॉस्ट। क्वालिटी कभी भी लो प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो क्वालिटी हमेशा कॉस्ट के साथ होती है, और आपने अगर बेस्ट क्वालिटी चीज़ ली है और वो बेस्ट रेट्स में लिया है अमंग द कंपटीशन, तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू फॉर मनी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो स्कोप, जो रूल्स हैं 3 to 5, जिसमें स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेबल टू, अब ये कहाँ पे ये पेपरा रूल्स जो हैं फॉलो होंगे, एप्लीकेबल टू ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि अभी मैं फेडरल की बात कर रही हूँ। फेडरल को एज अ मॉडल लेके हम चल रहे हैं, तो इसीलिए फेडरल जो है वो जिधर भी फेडरल गवर्नमेंट विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड जहाँ पे भी इनका प्रोक्योरिंग एजेंसी काम करेगी फेडरल के अंडर, ये सारा स्कोप और एप्लीकेबिलिटी उनके लिए लागू होगा। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट में हमारे पास क्या है, जो हमने पहले भी डिफाइन कर दिए हैं, इधर से फिर डिफाइन किया है पेपरा ने। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस टू इंश्योर वैल्यू फॉर मनी, इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल। वैल्यू फॉर मनी भी मैंने कोशिश किया कि मैं आपको समझा सकूं और आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा, चले मैंने फिर से बता दिया है कि वैल्यू फॉर मनी इज़ नॉट लाइक कि आपने लोवेस्ट प्राइस पे कोई चीज़ खरीद लिया है। नो, आपने क्वालिटी चीज़ क्वालिटी टाइम के अंदर बेस्ट प्राइस पे लिया है। बेस्ट प्राइस डजेंट मीन्स लोएस्ट प्राइस, अमंग दैट क्वालिटी आपने अच्छी प्राइस पे लिया है, दैट मीन्स वैल्यू फॉर मनी। देन आपके पास इंटरनेशनल एंड इंटर गवर्नमेंट कमिटमेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, द प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेटी और एग्रीमेंट शेल प्रिवेल टू द एक्सटेंट ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो आपने इन्हीं रूल्स के अंदर है कि उसको सॉल्व करना है विद इन द फेडरल रीजन, फेडरल गवर्नमेंट। Then integrity pact. What is integrity pact? Procurement exceeding the prescribed limit, for example 10 million, shall be subject to an integrity pact as specified by regulations with approval of the federal government between procuring agency and the supplier या फिर contractor। जब भी उनको, अगर आप एक 10 मिलियन से या कोई भी प्रिस्क्राइब आपकी लिमिट होती है हर रूल में, ये अपनी मर्जी से आप नहीं डिफाइन कर सकते, ये ऑलरेडी एक लिमिट जो है गवर्नमेंट की तरफ से डिफाइन होती है। उससे अगर एक्सीड कर रहे हैं कोई ऑर्डर अगर आप प्लेस कर रहे हैं, तो आपको एक इंटीग्रिटी पैक्ट जो है वो साइन करना होता है सप्लायर और प्रोक्योरिंग एजेंसी के दरमियान। अच्छा, जो लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में क्या, ऑल कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन शैल बी इन उर्दू, इंग्लिश या फिर बोथ, except where procuring agencies situated outside Pakistan and procurements are to be made locally. The procuring agency may use local language in addition to Urdu or English. ठीक है, where the use of local language is found, where the use of local language is found essential, the original documentations shall be in Urdu or English. Here the word shall is used। ठीक है, कि आपने ये करना ही करना है, इट्स नॉट विल या वर्ड कि आप करें तो करें ना तो ना, इट इज shall be, आपने उनको यूज करना है। which shall retain on record for all other purposes their translation in local language shall be used। तो ये आ गया जी हमारा लैंग्वेज का रूल। फिर है प्रोवाइडेड दैट सच यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज इंश्योर मैक्सिमम इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन प्रोक्योरमेंट। वैसे तो अभी तक मैंने नहीं देखा अभी तक कि ऐसे कोई लोकल लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे जिसमें हमारे पास जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हमारी होते हैं उनको उर्दू इंग्लिश के अलावा किसी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया हो। ठीक है, अगर आप के पास आपके प्रोविंस में कहीं ऐसा हुआ है तो आप अपने जो एग्जाम्पल्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें। साजिद खिलजी, अभी आ रही है आवाज़ आपको क्लियर? मैं भी वो बात करते हुए माइक खिल गया हो, अब ठीक है, क्लियर है? ओके, इन सिंध सिंधी, सही। सिंध में आपने सिंधी लैंग्वेज में पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो बिडिंग डॉक्यूमेंट जो है उसको कन्वर्ट किया है। नाइस। अच्छा, और फिर उससे आप ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम कंपटीशन आपका हो गया है। एडवर्टीजमेंट जो है वो सिंधी लैंग्वेज में करते हैं, तो फिर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का क्या है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट की हद तक आप लोग उसको सिंधी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं? फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स इन सिंधी, ओके। तो आप जो आप लोकल लैंग्वेज में अगर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जीबी का स्क्रिप्ट नहीं है लोकल लैंग्वेज में, कैसे
ट्रांसलेट होगा। जीबी में कभी किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर पड़ी होगी तो ऑब्वियसली उसको चेंज कर लेंगे। चलें, ये तो अच्छी बात होगी कि हमें सिंध से पता चला है कि वहाँ पे जो है सिंधी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। चलें, अब हम बात करते हैं आगे से प्रोक्योरमेंट प्लानिंग की, जो रूल नंबर 8 है। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग फॉर रियलिस्टिकली डिटर्मिनिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोक्योरिंग एजेंसी विद इन इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज एंड डिलीवरी टाइम और कंप्लीशन डेट एंड बेनिफिट्स। ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में डिफाइन की गई हैं। अब लिमिटेशंस ऑन स्प्लिटिंग और रीग्रुपिंग। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब कोई टेंडर कॉल करते हैं तो हमारे जो ऑलरेडी डिफाइंड प्लान होता है कि एक आइटम की हमने कितनी क्वांटिटीज लेनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो है अगर 20 की क्वांटिटी किसी भी चीज, लेट्स से कंप्यूटर हमने परचेज करने हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स हमारे पास 20 क्वांटिटी में हमने प्लान किया कि हम प्रोक्योर करेंगे, लेकिन आप उसको स्प्लिट करें कि जी 3 हम पहले टेंडर कर लेते हैं, 4 हम बाद में कर लेते हैं, 10 हम बाद में कर लेंगे, तो ये इसके ऊपर लिमिटेशंस हैं पेपरा के कुछ। A procuring agency to announce in an appropriate manner all proposed procurements for each financial year। एक तो ये चीज़ हो गई। To procure accordingly without any splitting or regrouping of procurement so planned। ठीक है। To advertise in advance on the authorities website and procuring agencies if any on website। अगर कि आपके पास कोई अपनी procuring agency की वेबसाइट है तो उस पर भी आपने इसको एडवर्टाइज करना है, और अथॉरिटी की जो वेबसाइट है जो पेपरा है उस पर भी आपने एडवर्टाइज करना है वेल बिफोर द टाइम, और उसी तरह से एडवर्टाइज करना है जैसे कि आपने इसको पहले से प्लान किया गया है। अगर क्वांटिटी में किया है या फिर कोई एसोसिएटेड वर्क है, जिस तरह से आपने प्लान किया था उसी तरह से आपने इसको जो है एडवर्टाइज करना है। ऐसा नहीं करना कि कोई एक स्कीम आपकी है तो उसमें से हाफ चीज़ें आप अभी प्रोक्योर करें, हाफ चीज़ें जो है उसको रीग्रुप करके बाद में प्रोक्योर करें। देयर आर लिमिटेशंस ऑन स्प्लिटिंग और रीग्रुपिंग। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता, कभी कोई ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन इसमें भी आ सकती हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन फोर्स मेजर हो सकती है जिस पे आपको अथॉरिटीज़ से अप्रूवल्स लेनी पड़ते हैं। एक चीज़ हमारे पास है एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कोई भी टेंडर एडवर्टाइज करने से पहले कि आप उसका प्रोक्योरमेंट प्लान जो है वो अप्रूव करवा लें। एक तो ये होता है कि हम एनुअली एक अपना पूरा प्रोक्योरमेंट प्लान कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो अप्रूव करवाता है कि भाई इस साल हमने ये चीज़ें जो है हमारे प्लान में हैं, हमने प्रोक्योर करने हैं, जिसमें उसका कॉस्ट एस्टिमेशन आ जाती है, मेथड हमने उसमें डिफ़ाइन करना होता है, अपना टेंटेटिव डेट्स देनी होती हैं आरएफक्यूज़ के या नोटिस के, और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के, टेंटेटिव डेट ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन के। एक तो ये चीज़ होती है कि आप थ्रू आउट अपना ईयरली पूरा प्लान बताएं कि आपने एक ईयर में कितने प्रोक्योरमेंट्स करवानी है, कौन कौन से स्कीम्स की करवानी है। और एक ये होता है कि आपके पास अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि इस साल पूरे में आपने कितने करवाने हैं, कुछ प्लानिंग फेज से या कुछ प्लानिंग डेवलपमेंट इश्यूज की वजह से, तो एटलीस्ट जो भी आपका प्रोजेक्ट आप जो है एडवर्टाइज करने जा रहे हैं या स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका प्रोक्योरमेंट प्लान लाजमी अप्रूव करवा दें वेल बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट या फिर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट। कि अगर फॉर एग्जांपल आपने परचेज ऑफ लैपटॉप से, ये आपकी एक स्कीम है, ठीक है, लेटर ऑन आप उस ईयर में और भी करवा लेंगे, लेकिन अगर आपको श्योर नहीं है कि आपने ये भी इसी ईयर में करवाना है उस वक्त, तो आप सिर्फ जो भी टेंडर करा रहे हैं उसका भी प्रोक्योरमेंट प्लान अप्रूव करवा सकते हैं। प्रोक्योरमेंट प्लान्स के ऊपर आप लोगों ने सबने काम किया होगा, या सारे प्रोविंसेस में आई एम श्योर के काम कर रहे होंगे। प्लान मस्ट बी अप्रूव बाय द हेड ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसी। हेड ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसी समटाइम्स जो है वो अथॉरिटी नहीं भी होते, आपको जो है आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल पावर्स हैं उनसे लेना होता है। जुबैर हसन। Procurement is part of bidding, or there are different entities. Procurement is part of bidding. Yes, bidding is a process of procurement actually. Can procurement be done without bidding in public sector? Bidding, can procurement be done without bidding? बिडिंग इज पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, आप ये कह सकते हैं। प्रोक्योरमेंट और हम करवाएं और बिडिंग ना करवाएं तो बिडिंग क्या है? आई होप आपको समझ आ गई है। मोहम्मद अयाज अमर। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है,
फेडरल डिपार्टमेंट्स जो हैं इसको जो है एप्लीकेबल है फेडरल डिपार्टमेंट्स के ऊपर। फेडरल प्रोक्योरमेंट जो है, अच्छा, ऑटोनमस बॉडीज़ जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द फेडरल एरिया, वो भी इसको उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है, उन्हें ये रूल्स को फॉलो करना है। अब हमारे पास आते हैं कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स, जिसमें हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू बिडर्स, ठीक है, इंटीग्रिटी इन प्रोक्योरमेंट्स, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारे पास कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड। आई थिंक यहाँ पे हम ना 15 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जब तक आप लोगों के अभी तक के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बेशक क्वेश्चन आंसर सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिनको मैं उधर भी आंसर कर सकती हूँ और बाद में भी आंसर कर सकती हूँ। हम 15 मिनट्स इधर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। ओके, चलें जी दोबारा से स्टार्ट करते हैं आगे। सो एथिकल स्टैंडर्ड्स पे हम हैं। आप लोगों की जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन बॉक्स है, मैं अपना ईमेल एड्रेस वहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जो लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, आप लोग काइंडली वहाँ ईमेल कर दीजिएगा, मैं आप लोगों से स्लाइड्स शेयर कर लूँगी। और अब दोबारा से रिवर्स जाके फर्स्ट से स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो अब हम लोग यहाँ से जहाँ पर हैं वहाँ से आगे चलते हैं। बेसिकली हमने पेपरा के ऊपर ही डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ पेपरा, व्हाट इज़ रेगुलेटरी बॉडीज़, रूल्स उनके क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, कैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट की जाती है, और कैसे क्या चैलेंजेस हैं, क्या इसमें हमें जो है केस स्टडीज़ कौन कौन सी हैं, हमें वो चीज़ें आगे डिस्कस करना है। जस्ट इस तरह ये चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की है। सो गोइंग फर्दर, ethical standards. Ethical standards are a very important part of public procurement. They ensure that the procurement process is fair, transparent, and free from corruption. In simple terms, ethical standards mean doing the right thing even when no one is watching you. अगर मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बिल्कुल ईमानदारी और इंसाफ के साथ कंडक्ट किया जाए। दिस इज़ द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट। दे शुड नॉट फेवर एनी supplier or take personal benefits. All officials involved in procurement must act with integrity। अ, अगर कोई ऑफिसर किसी स्पेसिफिक वेंडर को इंटेंशनली फेवर करे तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस होगी। तो इसको इंश्योर करने के लिए हमने कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जिनको फॉलो करना है। Ethical standards also include avoiding conflict of interest. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर किसी ऑफिसर का पर्सनल रिलेशन हो किसी बिडर के साथ, तो वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बेशक कि वो बायस ना हो फैसला देने में, लेकिन जो एक अकाउंटेबिलिटी और एक जो ट्रांसपेरेंसी रहती है बाकी लोगों के लिए, वो थोड़ी डाउटफुल रह जाती है। सो this is the thing. Another important aspect is the fairness. All bidder must be treated equally and given the same information. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक बिडर को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए जो दूसरों को ना दी जाए, तो ये अनफेयर प्रैक्टिस है। ट्रांसपेरेंसी भी एथिकल स्टैंडर्ड का पार्ट है। दिस मीन्स दैट द प्रोसेस शुड बी ओपन एंड डॉक्यूमेंटेड। सब कुछ क्लियर होना चाहिए ताकि कोई डाउट ना रहे। इन पाकिस्तान एथिकल इश्यूज अक्सर तब राइज होते हैं जब रूल्स फॉलो नहीं किए जाते या मॉनिटरिंग जो है किसी भी प्रोसेस की वीक होती है। सब सिस्टम तब स्ट्रॉन्ग होता है जब लोग भी एथिकल हों। ठीक है, अदरवाइज कोई भी प्रोसेस जो है वो फेलियर की तरफ नहीं जाएगा, कोई भी अनएथिकल एक्ट नहीं होगा जब तक हम लोग खुद जो है सब ईमानदारी से एथिकली काम करें। तो अगर ethical standards are not just rules, they are values that ensure trust in the procurement system. चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस, आई विल शेयर द स्लाइड्स एट द एंड, बट आप लोगों को मैंने ईमेल शेयर कर दिया है और आप लोग ईमेल कर दीजिएगा, देन आई विल शेयर। मिस प्रोक्योरमेंट। अब सारे प्रोक्योरमेंट्स की बातें चल रही थी कि जी प्रोक्योरमेंट ऐसे करना है ऐसे करना है। व्हाट इज़ द मिस प्रोक्योरमेंट? अगर्स व्हेन रूल्स आर वायलेटेड, इट लीड्स टू कैंसलेशन, मे रिजल्ट इन पेनल्टीज। Misprocurement occurs when procurement rules are violated during the process. It means that the procurement has not been conducted according to the prescribed procedures. जब रूल्स फॉलो नहीं होते तो उसे मिसप्रोक्योरमेंट कहते हैं। And misprocurement can happen at any stage, such as planning phase में, tendering or evaluation or even award of contract. For example, अगर contract बगैर proper advertisement के award किया जाए तो ये क्या है? एक misprocurement है। Similarly, अगर evaluation criteria change कर दिया जाए after bids are submitted, तो ये भी क्या है? एक violation है। The consequences of misprocurement can be cancellation of the contract. It may also lead to disciplinary action against the responsible officers. अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें तो ये सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं है, बल्कि अकाउंटेबिलिटी का मैटर भी होता है। टू अवॉइड मिस प्रोक्योरमेंट, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद रूल्स इज नेसेसरी।
अब हम आते हैं अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स में। अकाउंटेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिट्स हमें करानी होती हैं, एक्सटर्नल ऑडिट्स करवाएं, रेगुलेटरी ओवरसाइट या उसकी मॉनिटरिंग की जाए। अब रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स आर क्रूशियल टू अपहोल्ड ट्रांसपेरेंसी, प्रिवेंट करप्शन, ensure the efficient use of public funds in procurement activities. Internal audits क्या होते हैं, conducted within procuring entities to ensure adherence to policies and procedures, serving as the first line to defense against irregularities. External audits क्या होते हैं, independent auditors review procurement processes and financial records, providing unbiased assessment to detect fraud, mismanagement or any non-compliance. Then आपके पास हैं regulatory oversight, continuous monitoring and enforcement by bodies like PEPRA, setting standards, issuing guidelines, and addressing grievances to maintain system integrity. Monitoring जो है, ये जो आप रेगुलेटरीज की बात करें तो जो पेपरा जो बॉडीज़ हैं वो भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। आप थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग टीम भी बना सकते हैं, जैसे आप एक्सटर्नल ऑडिट करवाते हैं तो उससे भी आपकी जो एक मैकेनिज्म है उसकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है। देन हम कुछ की रेगुलेटरी गैप्स और चैलेंजेस की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वीक इन्फोर्समेंट आती है, रेगुलेशंस इन प्लेस ऑफन फेस इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशंस एंड अ लैक ऑफ क्लियर प्रिवेंटिव मेजर्स कैन अंडरमाइन देयर इंटेंडेड इफेक्टिवनेस। इसमें हमारे पास लिमिटेड मॉनिटरिंग भी आती है, जिसमें हमारे पास इंसफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं, एडवांस टूल्स नहीं होते हैं एंड डेडिकेटेड पर्सनल्स नहीं होते हैं जो कि रियल टाइम ट्रैकिंग या फिर मॉनिटरिंग करें, किसी भी नॉन कंप्लायंस चैलेंज को आइडेंटिफाई करें या कोई प्रोएक्टिव डिसीजन हम उसके ऊपर ले सकें। इसी तरह हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग इश्यूज़ हैं। मैंने प्रोक्योरिंग एंटिटीज स्पेशली एट लोकल लेवल्स लेक द ट्रेन प्रोफेशनल्स एंड स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू नेविगेट इंट्रिकेट प्रोक्योरमेंट रूल्स एंड प्रोसेसेस एफिशिएंटली। अभी जैसे हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बना है ई पैड का, उसके ऊपर भी हमारे पास कैपेसिटी इश्यूज ही सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से मिस प्रोक्योरमेंट के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टाफ है वो वेल ट्रेंड नहीं है। जो हमारा पर्सनल है जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को देखेगा, उस पे पूरा अपलोड्स वगैरह करना या उसको मेंटेन करना, मॉनिटरिंग करना, वो सही से ट्रेन नहीं है। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी तक लैग कर रही है। इसकी वजह से ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक हमारे पास प्रोक्योरमेंट सिस्टम में है, इसमें बहुत सारे इश्यूज रेज हो रहे हैं। अब हम सेक्शन 3 की तरफ जाते हैं, जिसमें प्रोक्योरमेंट प्लानिंग है, जो सबसे कोर एरिया है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का, वो है प्लानिंग। असल में जो प्लानिंग फेज़ है उसी के अंदर आप लोगों ने सारा कुछ डिफाइन करना होता है कि आपने कैसे प्रोक्योरमेंट करनी है, लेके चलना है। तो अगर हम स्टार्ट करें प्रोक्योरमेंट प्लानिंग से, तो प्रोसेस और प्लान, द प्लानिंग प्रोसेस, It's it is the process to identify and consolidating requirements and determining the time frames for their procurement within the aim of having them is and when they are required. सबसे बेहतरीन जो प्लानिंग का प्रोसेस, आपको कौन सी चीज़ कब और कितने टाइम में चाहिए, इसको जब आप सही से प्लान करेंगे तो आपका प्रोक्योरमेंट जो प्रोसेस है वो एक स्मूथली और एक अपने टाइम फ्रेम को अचीव करते हुए सक्सेसफुल की तरफ जाता है। तो जो मेन कोर है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का वो क्या है, प्लानिंग है। अब प्रोक्योरमेंट प्लान, जो कि एक आपको मैंने टेम्पलेट पहले स्लाइड्स में भी शो किया है, जो कि पेपरा ने ऑलरेडी एक टेम्पलेट दिया हुआ है, also called as procurement management plan, is a document that is also used to manage the process of finding and selecting a vendor contractor। ठीक है, a good procurement plan will describe the process in the identification and selection of suppliers, contractors, consultants, firms, जो भी आप बोलें। ठीक है, efficient procurement planning is fundamental to efficient public spending, minimizing delays and optimizing resource utilization। जो टेम्पलेट आप लोगों को मैंने पिछले स्लाइड्स में दिखाया था वो तो एक जस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम डेटा था। आप उसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने वेंडर को सिलेक्ट करना है, कौन सा आप लोगों ने मेथड यूज़ करना है, कौन सा आप लोगों ने प्रोसीजर यूज़ करना है किसी भी प्रोक्योरमेंट के लिए, किसी भी चीज़ के जो है प्रोक्योरमेंट के लिए, कंज्यूमेबल्स हैं, वर्क्स हैं, सर्विसेज हैं, जिस जो भी केस है। ठीक है, तो उसको अगर आप वेल प्लान करेंगे तो ये एक सबसे पहला जो प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप जो है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का, वो प्लान है। अब
आगे से हम इसकी डिटेल्स में अगर बात करें तो प्रोक्योरमेंट प्लान्स आर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग गुड्स सर्विसेज और वर्क्स. They serve as a roadmap ensuring transparency, efficiency and compliance throughout the procurement life cycle. अब इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो क्लियरली डिफाइन है, टू डज व्हाट थ्रू आउट द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जिसमें आपकी जो कमेटीज़ होती हैं वो उनमें हर मेंबर का अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होता है, जिसको हम कहते हैं TORs ऑलरेडी डिफाइन होते हैं. नीड एंड रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द गुड्स सर्विसेज और वर्क्स टू बी प्रोक्योर्ड. आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपकी क्या नीड्स हैं. ये नहीं कि आपको जो है आपकी नीड जो है वो किसी भी चीज़ के, फॉर एग्जांपल लेट्स से लैपटॉप्स हैं, ठीक है, आपकी जो नीड है वो 2 लैपटॉप से क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपके रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो 5 to 6 हैं. ठीक है, तो उसको वेल प्लान करना कि किस वक्त आपकी नीड पूरी हो रही है और आपकी टोटल रिक्वायरमेंट किस वक्त पूरी होगी, इसको एक वेल प्लान करना, ये सारा आपका प्रोक्योरमेंट प्लान में आता है. देन प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, उसके की डेट्स कि आपके क्या टाइमलाइंस है, मतलब कि एग्जैक्टली नहीं तो एटलीस्ट आप टेंटेटिव डेट्स दे सकते हैं. उसके क्या माइलस्टोन्स हैं जो आपने अचीव करने हैं, डेडलाइंस फॉर ईच स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट. देन आपके पास प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स भी आप इवन के प्रोक्योरमेंट प्लान में अपना बता सकते हैं, जिसमें आप अपने लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करना है, सच एज योर बजट्स, द रिसोर्सेज यू हैव और रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस, कि आप किन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रह के आपको काम करना है. ठीक है, और ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स जो हैं ये बल्कि प्रोक्योरमेंट प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जिसको अक्सर जो है हम लोग निगलेक्ट करते हैं. अगर इसको हम लोग पहले ही डिफाइन कर दें तो हमारे पास रिस्क मिटिगेशंस आगे आसान हो जाता है, हमें रिस्क आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है. किसी भी प्रोसेस में हमारे पास जो भी रिस्क आते हैं, अगर हम उनको पहले ही रजिस्टर नोट डाउन करें तो उनको मिटिगेट करना फर्दर ईजी हो जाता है. इसी तरह हमारे पास वेंडर सिलेक्शन क्राइटेरिया है, द स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स यूज टू एवेलुएट द एंड चूज सप्लायर्स. इसको आपने अगर पहले ही प्लान कर दिया कि आपने किस स्टैंडर्ड्स पे अपने वेंडर्स को सिलेक्ट करना है, कौन से मेथड्स यूज़ करना है टू एवेलुएट द बिड, कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स, स्पेसिफाइज द काइंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स टू बी यूज. जैसे आपने कोई फिक्स प्राइस है, कॉस्ट प्लस है, आपने ओपन बिडिंग करानी, कौन सी किस टाइप का आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है, देन पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने पहले ही डिफाइन करना है, जिसमें डिटेल्स पेमेंट शेड्यूल्स आपने बताना है, कंडीशंस बताना है, प्रेफर्ड ट्रांजैक्शनल अप्रोचेस आप लोगों ने पहले ही डिफाइन करना होता है. अच्छा, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, outlines potential risks and strategies for mitigation and contingency planning. जो आपने पहले ही पॉइंट 4 में हमने जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स है, इसमें ही आप लोगों को मैंने बताया था कि आपने रिस्क मिटिगेट करने के लिए पहले ही अपना रिस्क रजिस्टर मेंटेन करना होता है. और essential for effective project management and achievement. अब वाई अ प्रोक्योरमेंट प्लान इज़ एसेंशियल. अब हम क्यों ये ज़रूरी है प्रोक्योरमेंट प्लान को बनाना. हम प्रोक्योरमेंट प्लान अगर नहीं हो तो भी हम प्रोक्योरमेंट तो कर सकते हैं. हम प्रोक्योरमेंट प्लान स्टार्ट में जब पहले पहले जब ये प्रोसेस नहीं था या फिर उससे पहले भी तो हम प्रोक्योरमेंट करवाते थे, लेकिन अब ये प्रोक्योरमेंट प्लान क्यों एसेंशियल है. क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट्स जिस तरह से कंप्लीट हो रहे हैं तो उनमें जो डिलेज आ रहे हैं उन्हीं चीज़ों से हम सीख रहे होते हैं कि भाई ये डिलेज कहाँ आए हैं, किस वजह से प्रोजेक्ट फेलियर्स की तरफ जा रहे हैं, या कोई भी कंस्ट्रेंट्स जो आ रहे हैं बाद में उनका कोई कंटीजेंसी प्लान नहीं होता, जिसकी वजह से टाइम ओवररन हो जाता है, कॉस्ट ओवररन हो जाता है उसकी वजह से. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें एक प्लान पहले से ही बनाना होता है. तो इसीलिए प्रोक्योरमेंट प्लान बहुत एसेंशियल है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में या किसी भी प्रोक्योरमेंट को कंप्लीट करने में. A well-crafted procurement plan serves as a backbone for efficient and resilient public purchasing. Other multiple benefits that mitigate risk and enhance operational effectiveness. अब उसमें हमारे पास एक standardized process है. Procurement plan ensure consistent and efficient practice across all purchasing activities, reducing variability and promoting best practices. ठीक है. सेकेंड हमारे पास क्या है कि इट मैनेजेस मटेरियल्स एंड सप्लायर्स. आपको पहले ही पता होता है कि आपने कौन कौन से मटेरियल्स लेने हैं. मटेरियल मीन्स द गुड्स है और सर्विसेज और वट एवर. ओके, और आपने किन सप्लायर से लेना है, कि आपको आपके जो भी मटेरियल, जो भी आपका गुड है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जो आप परचेज करना चाह रहे हैं, जो प्रोक्योर करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक सप्लायर किस टाइप का चाहिए आपको, उसको आपने पहले ही डिफाइन करना है जो आपके लिए आसान होगा. एंड थर्ड, मिटिगेट अनएक्सपेक्टेड रिस्क. आपको पहले ही
ही ऐसे प्लानिंग करनी होती है, आपके पास जितने भी एक्सपेक्टेड रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं उनको आप पहले ले डाउन करते हैं, तो आपको उनको मिटिगेट करने का या उनका कंटीजेंसी प्लान बनाने में वजह से ओवरऑल प्रोजेक्ट आपका डिले से बच जाता है। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग entities risk inefficiencies, compromised quality, and significant financial losses, underscoring the critical role of the robust procurement strategy. अब हम जाते हैं प्रोक्योरमेंट प्लानिंग की तरफ। अब प्रोक्योरमेंट प्रोसेस तो आपको पता चल गया। इन दिस स्टेप ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्लान अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्वेजिशन टिल पेइंग द वेंडर। टिपिकल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, जिसमें आपके पास है आइडेंटिफाइंग इंटरनल नीड्स, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, देन एवेलुएटिंग वेंडर्स, नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अप्रूविंग एन इंटरनल परचेज रिक्वेजिशन जो आपके रिक्वायर्ड हैं, जैसे आपके PC1s बनते हैं, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, देन रिलीजिंग अ परचेज ऑर्डर, रिसीविंग एंड रिव्यूइंग इनवॉइसेस, कंफर्मिंग एंड ऑडिटिंग डिलीवरी, कंप्लीटिंग पेमेंट प्रोसेसेस। अब ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, ये जो सारे स्टेप्स हैं, ये सारा क्या है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, और ये सारा आपको पहले ही प्लान करना होता है। तो आपका जो प्लानिंग फेज़ है प्रोक्योरमेंट का, उसका फर्स्ट है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर ये सारे प्रोसेस आपको स्टेप्स आप करते हैं, इन्हीं पेपरा रूल्स के अंदर करते हैं, ठीक है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड, no matter what products or services you are procuring, having a formalized purchasing process is key to creating a procurement plan. Work with your procuring team to detail each step. ठीक है, ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता, इसमें एक टीम वर्क इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपको टेक्निकल एक्सपर्ट्स, फील्ड के ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, प्लानिंग के एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, इकोनॉमिस्ट चाहिए होते हैं, अच्छा बजटिंग के लिए लोग चाहिए होते हैं। तो इट्स अ टीम वर्क, ये सिर्फ कोई एक या दो बंदों का काम नहीं होता है जो प्लानिंग फेज में होता है। आई होप आप लोगों को आवाज़ भी क्लियर आ रही है और समझ भी आ रही है, स्लाइड्स भी दिख रहे हैं। एकदम से खामोशी तारी हो गई है क्वेश्चन आंसर बॉक्स में। ओके, सो आउटलाइंस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये जो है ना नेक्स्ट प्लानिंग फेज है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टेब्लिश द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द परचेजिंग प्रोसेस अलोंग विद देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हियर आर सम ऑफ द की फंक्शंस ऑफ प्रोक्योरिंग डिपार्टमेंट्स। आइडेंटिफाई इंटरनल नीड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो आप लोग पहले ही बता रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदते हैं किसी हॉस्पिटल के लिए, तो आप लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपके हॉस्पिटल के जो एंड यूज़र्स हैं या जो आपके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको बताती हैं कि आपको ये रिक्वायर हैं, जो गुड्स हैं या जो भी इक्विपमेंट्स हैं, और इस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, और इस सर्विस अगर आपको कोई सर्विस रिक्वायर्ड है तो हमें इस स्कोप की सर्विसेज रिक्वायर्ड है। ये सारा आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको सोर्स रिलायबल सप्लाई, आपने सोर्स ढूंढना है कि आपके पास रिलायबल सप्लायर्स कौन से हों। आइदर कि आपने किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से लेना है, आपने डायरेक्टली OEM से लेना है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, या फिर आप कोई सब डिस्ट्रीब्यूटर या आप अपने कंट्री के सोल जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे आपने लेना है, ठीक है। मतलब सोर्स आपने, या फिर आप उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्टिंग करना है, ये आपने सोर्स की को आइडेंटिफाई करना है, क्लियर करना है। देन आपके पास है निगोशिएट प्राइजेस, जो आपके कॉस्ट एंड डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशंस, ये चीज़ें भी शामिल होती हैं, ये आपको पहले ही डिफाइन करना है। फिर आपके पास आते हैं कोऑर्डिनेट डिलीवरीज एंड शिपमेंट्स। आपके जितने भी शिपमेंट्स हैं उनको, आपका जो डिलीवरी प्रोसीजर है, कौन सा आप जो है प्रोसीजर जो है या स्ट्रेटजी जो है वो आप अडेप्ट करने जा रहे हैं, उसको आपने डिफाइन करना है। शिपमेंट्स आपकी हैं तो आपने किस तरह से कराना है, कि आपने इधर उनको बाय रोड लेना है, बाय एयर लेना है, बाय सी लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पहले कोऑर्डिनेट भी करना है और पहले ही आपने इन सब चीज़ों को प्लान भी करना है। देन रन क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग। जब आपकी कोई चीज़ आपकी फॉर एग्जांपल शिफ्ट हो गई है, आपकी कंट्री आ गई है, तो आपने उसके कैसे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने हैं या उनकी प्रोडक्ट टेस्टिंग कैसे करनी है, इन चीज़ों को भी एक प्रोक्योरिंग डिपार्टमेंट जो भी है उनको ये चीज़ें पहले ही डिफाइन करना है। फिर आपके पास इंश्योर कंप्लाइंस विद ऑल रेगुलेशंस। आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जो किसी भी रूल को वायलेट करे, इसको भी इंश्योर करना है। देन आपने अपना बजट मैनेज करना है और अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको एक्यूरेटली मेंटेन करना है। देन मैनेज रिलेशनशिप्स विद वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके साथ आप
आपका जो आपके उनके साथ डीलिंग है, जो कम्युनिकेशन है, उसको एक्टिव रखना है। आपको कोई भी डिले ना आए, कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो, कम्युनिकेशन गैप को मिनिमाइज करना है। द प्रोक्योरिंग परचेजिंग टीम शुड कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स। वही बात जो मैंने पहले की, कोई एक बंदा नहीं करेगा, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं हर एक प्रोफेशन के। जो भी परचेजिंग है उसके हवाले से, कोई अगर टेक्निकल एक्सपर्टीज रखता है तो उसको भी इन्वॉल्व करना है, कोई एंड यूज़र है तो उसका भी कमेंट आपने लेना है। अगर आपके कोई बजटिंग वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सारों को इसमें इन्वॉल्व करना होता है। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग दीज टास्क, these includes a purchasing manager to supervise procurement related activities, purchasing agents to evaluate suppliers, and a contract manager to prepare contracts. It is also specified who can make and approve changes to any procurement documentation. इस चीज़ को भी आपको पहले ही अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डिफाइन करना है कि अगर कोई चीज़ कहीं पे किसी भी स्टेज में डॉक्यूमेंट्री चेंज करनी हो तो उसकी अप्रूवल्स कौन देगा, हु इज़ द अप्रूविंग अथॉरिटी। देन हम डिटरमाइन करेंगे what is the need and requirement. This section of procurement plan describes the goods and services that your organization, department, ministry is looking to procure. It can include tangible goods like office equipment or raw materials, and intangible goods like software licenses or services. Regardless of what you need to procure, you should include all pertinent details like उसके size, quality, quantity, technical requirements, उसके BOQs जो कह सकते हैं, drawings कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पहले ही उसमें include करना है टैक्स में एक तरह से। Make sure to include a statement goods or services from external supplier instead of sourcing internally. इस चीज़ को भी आप लोगों ने जो है जस्टिफाई स्टेटमेंट अपनी देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई गुड्स खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्टेशनरी, हम स्मॉल एग्जांपल से लेते हैं, कोई स्टेशनरी अगर आप लोग बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसकी आपके पास एक रिटर्न जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आप ये इस क्वांटिटी में ये आइटम यही ही चीज़ क्यों लेना चाह रहे हैं। और अगर वो कोई पर्टिकुलर सोर्स बता रहे हैं कि जिससे हम लेना चाह रहे हैं, तो उसको जस्टिफाई भी करना है कि वाई। एक्चुअली प्रोक्योरमेंट इज ऑल अबाउट जस्टिफिकेशन। आपने रूल्स में रहते हुए हर वो काम करना है जिसका आपके पास जस्टिफिकेशन है, ठीक है। दैट विल नॉट लीड यू टू एनी मिस प्रोक्योरमेंट। देन डिफाइन अ प्रोजेक्ट टाइमलाइन, जो सबसे मेन कंपोनेंट है किसी भी प्रोक्योरमेंट प्लान का, कि आपने टाइमलाइंस को डिफाइन करना है। ये तो नहीं है ना कि कोई इन्फिनिटी टाइम के अंदर आप जब भी कंप्लीट हो जाए, आपको हर एक काम जो है एक टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए करना है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेट अ प्रोजेक्ट टाइमलाइन। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोक्योरिंग गुड्स बिफोर you actually need them will take up valuable space. An efficient procurement plan will include specific timeframes to minimize holding costs. This will also give your procuring team deadlines for when they need to start and complete certain tasks. अब देखें, अगर आप एक टाइमलाइन सेट करेंगे तो वो सिर्फ आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट और कंप्लीट करने में, एंड करने में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि अगर वो जो गुड्स आप लोग ले रहे हैं उनके स्टोरेज के लिए, उनके इंस्टॉलेशन के लिए, उनके HR के लिए, या फिर उनकी जो भी ट्रेनिंग्स है नेसेसरी, उन सब के लिए भी बैक पे जो भी डिपार्टमेंट है वो अपना प्लान सेट करता है। तो ये दे आर इंटरलिंक, ओके। अगर आप अपना एक डिफाइंड टाइमलाइन देंगे कि ये गुड इतने अरसे में इस टाइम पे डिलीवर हो जाएगा, तो जिस डिपार्टमेंट को वो चाहिए, जो भी एंड यूजर्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान करेंगे कि हमने इस चीज़ को इस टाइम से, इसकी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल होंगी, इसको स्टोर करने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए, ये स्पेस चाहिए। आज से स्टार्ट प्रोजेक्ट का टाइमलाइन डिफाइन में बात करते हैं।